हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे हम अपना पीजीपीपी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें हमने कल बहुत सारे सेक्शंस पढ़े जिसमें हमने कई तरीके डेप्रिसिएशन किस तरीके से अप्लाई होता है, किस कौन कौन टाइप्स पढ़े, किस किस एसेट्स पे किस किस रेट से डेप्रिसिएशन लगता है वो पढ़ा, एक दो क्वेश्चंस देखे। तो उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो डेप्रिसिएशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, अब हम देखेंगे कि किस किस तरीके के एक्सपेंसेस पे हमें अलाउड होता है, डिडक्शन अलाउड होता है, या कौन कौन से एक्सपेंस हमें 100% अलाउड होते हैं, या कोई और अदर एक्सपेंस जो कोई है, कोई और किसी भी तरीके की एसेट्स उस पर क्या डेप्रिसिएशन लगेगा, उस तरीके से हम सब देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे बीच में हर टॉपिक्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और उसको समझेंगे। उसके बाद सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च से हम स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 35 कहता है साइंटिफिक रिसर्च। तो सबसे पहले साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए कई बार लोग, जैसे कोरोना का टाइम था तो उस समय उसकी वैक्सीन के लिए रिसर्च हो रही थी, तो उस रिसर्च में अगर कोई भी एक्सपेंस हुआ या कोई और लॉस हुआ तो उन सब का डिडक्शन जो है उसका 100% डिडक्शन मिलता है। या आपने किसी ऐसी साइंटिफिक रिसर्च करने वाली कंपनी है, उनको डोनेशन दे रखा है, तो उस केस में उनको भी डिडक्शन मिलता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि किस किस तरीके से कितना रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, उस एक्सपेंसेस में क्या क्या आने चाहिए। तो सबसे पहले साइंटिफिक रिसर्च दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो हम सेल्फ कर रहे हैं तो उसके लिए, और दूसरा हम डोनेशन देते हैं तो उसके लिए। तो पार्ट ए इन हाउस रिसर्च, रिसर्च रिलेटेड टू एसएससी या बिजनेस, यानी कि रिसर्च जो उसके जो रिसर्च कर रहा है ना वो उसी के बिजनेस में हो रहा है। यानी कि कोई कंपनी है तो वो अपनी ही कंपनी में, जैसे ए लिमिटेड है मान लो, तो उसे रिसर्च कर, तो अपनी ही उसकी एक कंपनी है तो उसी में रिसर्च कर रहा है, किसी और कंपनी में जाके डोनेशन नहीं दे रहा कि आप रिसर्च करो हम आपको पैसे देंगे, वो अपनी ही कंपनी में रिसर्च करेगा। तो इन हाउस रिसर्च कहते हैं उसको। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, एक तो बिजनेस चल रहा है हमारा उसके साथ ही हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो एक तो वो आ जाता है। लेकिन दूसरा आता है कि रिसर्च बिफोर कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस चालू होने के पहले हमने रिसर्च की है। यानी कि कुछ कंपनीज होती हैं जो पहले रिसर्च करेंगी फिर अपना बिजनेस चालू करती हैं, यानी कि उनकी कुछ स्पेशल वो होती है तो जिसके कारण पहले उन्हें रिसर्च करना पड़ता है और फिर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, मतलब बिजनेस का स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे कुछ दवाइयाँ होती है, कुछ मेडिकल के साइंस में आता है, मतलब मेडिकल फील्ड में आता है, उन सब में लोग पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग वैक्सीन्स वगैरह की, और फिर बिजनेस में आते हैं, मतलब फिर एक कंपनी तैयार करते हैं, उसके हेल्प से सब जो भी है प्रोसेस आगे करते हैं। तो उस बिजनेस की उस वजह वो कब तक का लेना है, मैक्सिमम 3 ईयर बिफोर द डेट ऑफ कमिटमेंट, यानी मैक्सिमम 3 साल पहले तक का आप उसमें कोई भी डिडक्शन ले सकते हो, उससे पहले का नहीं ले सकते। तो अब ये सब भी दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले रिसर्च ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के साथ होने वाले रिसर्च में एक रिवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस दो पार्ट में डिवाइड है। रिवेन्यू एक्सपेंस सेक्शन 35(1) क्लॉज 1 के अंदर आता है, जिसपे 100% डिडक्शन मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंस दोनों का सेम है, कोई अलग नहीं है, दोनों पे ही सेम तरीके का कैपिटल एक्सपेंस होता है। और 35(1)(6) के अंदर 4 के अंदर 35(1)(4) के अंदर लैंड पे, अगर आपने लैंड परचेज किया है, उसमें किसी भी तरीके की लैंड परचेज की है, तो उस केस में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि लैंड की तो वैल्यू हमेशा बढ़ती है, उसकी वैल्यू कभी कम थोड़ी ना होती, तो उस केस में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई और एसेट्स या कैपिटल एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स कोई भी खरीदी हो, उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने कोई रिवेन्यू एक्सपेंस किए हैं, जैसे किसी को सैलरी देना, क्योंकि कुछ वर्कर्स को तो रखोगे, उनको सैलरी वेजेस कुछ ना कुछ तो दोगे, तो वो भी एक एक्सपेंस आता है, तो उसको भी हम कर सकते हैं। सैलरी एक्सक्लूड पर्क्स यानी कि आपने उसको गाड़ी दे दिया आने जाने के लिए, उसको घर दे दिया रहने के लिए, तो वो सब इंक्लूड नहीं होगा। आपने जो उसे कैश पेमेंट करी है या बैंक ट्रांसफ़र किया है, सिर्फ वही एक्सपेंस आपको अलाउड होंगे सेक्शन 35(1)(1) में। और इसमें जैसे रॉ मटेरियल का कोई खर्चा आ गया, कराया अपने उससे बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, तो वो भी आपका
इंक्लूड हो जाएगा और उस पे 100% का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई और एक्सपेंस है कि आपने उसको खाने के लिए कुछ दिया, उसका एक्सपेंस जोड़ रहे हो, और रहने के लिए दिया, उसका एक्सपेंस जोड़ रहे हो, तो वो सब नहीं अलाउड होगा, नो डिडक्शन, उस पर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। तो पार्ट 2 क्या कहता है, डोनेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स, यानी कि किसी बाहर की कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो अब बाहर की कंपनी कैसे, जैसे टू अप्रूव्ड, यानी कि अप्रूव्ड हुई है वो RICO में। तो यानी कि यानी कि कोई रिसर्च एसोसिएशन है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, उसे अप्रूवल मिला है कि आप साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो, तो आप उसमें इन्वेस्ट करो। लेकिन उसमें 2 कंडीशन आती है फॉर साइंटिफिक रिसर्च 35(1)(2) और पे 100%, और कोई सोशल या स्टैटिस्टिकल रिसर्च है तो 100% डिडक्शन मिलता है। वैसे पहले यहाँ पे जो डिडक्शन थे वो उनके रेट 100% से ज़्यादा थे, 100% ज़्यादा का अलग अलग डिडक्शन मिलता था। लेकिन बाद में निर्मला सीतारमण जी ने इसको सबको 100% कर दिया है, तो सब पे 100% ही डिडक्शन मिलता है, उससे ज़्यादा किसी पे नहीं मिलता। टू IIT एंड नेशनल लेबोरेटरीज फॉर साइंटिफिक रिसर्च हैं जो 35(2)AA के अंदर आते हैं, 100% डिडक्शन। और टू अप्रूव्ड इंडियन कंपनी, कोई इंडियन कंपनी जो इंगेज्ड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फॉर साइंटिफिक रिसर्च, देन अंडर सेक्शन 35(1)(2)A, तो उस पर भी 100% का डिडक्शन मिल जाता है। तो वही है कि आपकी कोई भी ऐसी कंपनी जो रिसर्च एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूट है, या कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी और उस साइंटिफिक रिसर्च के लिए अप्रूवल है उसके पास, तो उसको आप डोनेशन करोगे तो तब भी आपका 100% डिडक्शन मिलेगा। आप IIT या कोई नेशनल लेबोरेटरी है गवर्नमेंट की, उसमें करते हो तो भी आपको मिलेगा अगर वो साइंटिफिक रिसर्च में कर रही है तो, या फिर कोई इंडियन कंपनी इंगेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो उस केस में भी आपको, अगर आप डोनेशन करते हो तो 100% डिडक्शन मिलता है। कुछ नोट्स हैं कि जैसे डेप्रिसिएशन इज अलाउड इफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 इज क्लेम्ड। अगर डिडक्शन डेप्रिसिएशन नहीं अलाउड होगा अगर आप 35 के अंदर क्लेम लेते हो, यानी कि आपको यहाँ पे तो सारा एक्सपेंस मिल जाता है। आपने कोई एसेट्स दे दी मान लो कंपनी को, तो या कंपनी ने कोई एसेट्स खरीदी एक्सपेंस के लिए, तब उसे तो वहाँ 100% का डिडक्शन मिल गया ना, तब वो डेप्रिसिएशन किस पे लेगी, किसी पे नहीं। तो लेकिन ये रूल ऑप्शनल होता है, ये आपको कंपलसरी नहीं है कि आप एक बार में 100% ले लो, ऑप्शनल है। आप चाहो तो 100% ले लो, नहीं तो फिर आप अपना नॉर्मल डेप्रिसिएशन से लो। If land and building purchased together, then cost of land and building shall be bifurcated, and then कॉस्ट ऑफ लैंड नॉट अलाउड एज डिडक्शन। यानी कि अगर मान लो आपने लैंड और बिल्डिंग एक साथ ही खरीदा है, तो उस केस में क्या होगा कि जो लैंड है और बिल्डिंग है उसकी जो भी वैल्यू होगी उनको अलग अलग करेंगे, और उसके बाद उस पर जो बिल्डिंग की वैल्यू होगी उस पर डिडक्शन ले लेंगे। द डिडक्शन शैल नॉट डिनाइड इफ अप्रूवल ऑफ सच इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन विड्रॉल आफ्टर पेमेंट ऑफ सम बाय SSC। यानी कि अगर मान लो कि एक बंदे ने, एक पर्सन ने किसी कंपनी में या किसी कंपनी में, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, A लिमिटेड है, कोई मिस्टर A है, उन्होंने A लिमिटेड में पैसा डाला, ठीक है, क्योंकि वो साइंटिफिक रिसर्च कर रही थी, और उनके पैसा डालने के नेक्स्ट डे ही उसका अप्रूवल चला गया उस कंपनी का, मतलब कि उस कंपनी का अप्रूवल नहीं है कि आप वो साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर सकती। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कि हम ये तो कहेंगे नहीं कि आपने बाद में उसका अप्रूवल चला गया, वो साइंटिफिक रिसर्च नहीं करी तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। आपने जब पैसा डाला तब उसका काम क्या था, तब उसके बाद लाइसेंस था साइंटिफिक रिसर्च करने का, तो इस कारण से उसको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले ही, जब आपने उसको डोनेशन किया उससे पहले ही उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया होता, तब आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। उसके बाद डिडक्शन अंडर पार्ट B, डोनेशन इज नॉट अलाउड। अगर कोई पर्सन 115 BAC लेता है तो उस केस में जो डोनेशन वाला डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा। तो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ICA में दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है डिडक्शन वैल्यू। तो अब मिस्टर A फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स
23-24 compute the deduction allowed under section 35 for assessment year 24-25 will computing his income under the head PGBP if अगर वो 115 BAC लेता है तो क्या होगा, और अगर नहीं लेता है ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट मतलब 115 BAC से बाहर आ जाता है तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम केस कंडीशंस देखते हैं क्या क्या दे रखी है। तो अब मैं इसी के साथ बता दूंगा ताकि अभी हमें अलग से लिख के ना करना पड़े, फिर आखिरी में हम डायरेक्ट आंसर में फॉर्मेट देख लेंगे। ठीक है, हर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक 115 BAC वाला 115 BAC एक यस मैं y और n कर देता हूँ, यानी कि 115 BAC ले रहे हैं और 115 BAC नहीं ले रहे। तो अगर ये ले रहे हैं तो फिर क्या होगा, अमाउंट पेड टू नोटिफाइड अप्रूव्ड इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस बैंगलोर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि एक इंडियन कंपनी है या इंस्टीट्यूट है साइंस की, वो साइंटिफिक रिसर्च कर रही है, कितने का 1 लाख का एक्सपेंस करती है। तो उस केस में क्या होगा, और हमने उसे डोनेशन दे दिया 1 लाख का, हमने उसे पेमेंट कर दी, तो 115 BAC में क्या होगा, कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, नील हो जाएगा नील। और यहाँ पे क्या होगा, 1 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि अगर SSC 115 BAC को अडॉप्ट करता है तो उसे उस केस में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। पार्ट बी वाले में जो डोनेशन वाला पार्ट था उस केस में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। अब सेकंड देखते हैं क्या है, अमाउंट पेड टू IIT के बारे में पढ़ा था हमने पार्ट 2B में। दिल्ली ऑफ द अप्रूवल ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च, वो भी साइंटिफिक प्रोग्राम करती है, उसको 2.5 लाख का पेमेंट किया है हमने। तो इस केस में भी क्या होगा, अगर 115 BAC लेते हैं तो नील आ जाएगा, और अगर 115 BAC नहीं लेते हैं तो 2.5 लाख का हमें डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद आता है अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया विच हैज एज इट मेन ऑब्जेक्ट साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज इज अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। तो अब यहाँ पे क्या है, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसको हमने अमाउंट पे किया है 4 लाख का, तब क्या होगा, सेम कंडीशन, पहले y और फिर n, यानी कि y अगर 115 BAC लेते हैं तो क्या होगा, नील वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि डोनेशन देने पे हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता 115 BAC के अंदर, और अगर नहीं लेता है तो आपको 4 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। अब लास्ट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ तक तो हमने पढ़ा 115 BAC लिया तो मिलेगा, नहीं लिया तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च, हम पार्ट ए में आ गए हैं अब, एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी एज अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रिलेटेड टू दिस बिजनेस, यानी कि कुछ एक्सपेंसेस हैं, जैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है साइंटिफिक रिसर्च के 3 लाख का, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसमें एक्विजिशन ऑफ लैंड की 5 लाख है 750 का। तो 115 BAC ले या 115 BAC ना ले, दोनों पे सेम कंडीशन आएगी। तब क्या आएगा, सबसे पहले रिवेन्यू वाला तो ये पूरा एग्जाम हो जाएगा 100%, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब ये आप कहेंगे कि 100% हो जाएगा क्योंकि हमारा बिल्डिंग का एक्सपेंस होता है, लेकिन नहीं, ये पूरा नहीं होगा, 100% होगा, 100% होगा, लेकिन ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड आ गई, लैंड पे हमें कभी भी डिडक्शन नहीं मिलता। तो 5 लाख की वैल्यू 750 में माइनस कर देंगे तो 250 आएगा हमारा, और हमारा 250 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो 250, 3 लाख और यहाँ से 4 लाख, और इधर आ जाता है 250 और 1 लाख का। तो ये सारे हमारे 115 BAC नहीं लेते हैं तो डिडक्शन मिलेगा, और अब 115 BAC लेते हैं हमें 3 लाख और 2.5 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा। अब इसका आंसर देख लेते हैं, फॉर्मेट क्या रखा है। जैसे मिस्टर ए पेइंग टैक्स अंडर डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम, अगर ये आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी कि हम कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, नंबर तो आपको लिखना ही पड़ेगा, अगर आप हेडिंग डाल देंगे ना तो और अच्छा रहेगा, ताकि पढ़ने में आ जाएगा कि हम कौन सी टैक्स रिजीम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उसका कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35, सेक्शन याद रहता है तो लिख देना, अगर नहीं ये रहता तो फिर डायरेक्ट डिडक्शन ऑफ फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 लिखना है। ट्राई करो कि याद रह जाए कि 35 ही तो है, 35 का ADB है तो है, लेकिन ट्राई करो याद रह जाए, अगर नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट वैसे लिख दीजिएगा।
पर्टिकुलर अमाउंट सेक्शन अलाउबिलिटी अमाउंट और डिडक्शन। अब मैं सेक्शन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना इन्होंने सेक्शन का पार्ट दे रखा है, लेकिन अगर आपको सेक्शन याद नहीं रहता, आप भूल जाते हैं सेक्शन, तो आपको ये पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ये पार्ट मत बनाइएगा उस केस में, लेकिन अभी हमें यहाँ बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे हैं, तो हम ट्राई करेंगे याद रखने का। तो पर्टिकुलर्स में क्या पेमेंट किया था हमने साइंटिफिक रिसर्च को, किसको किया था, इंडियन इंस्टीट्यूट, IIT बैंगलोर, IIT दिल्ली और एक्स लिमिटेड, 3 लोगों को पेमेंट की थी, 1 लाख, 2.5 लाख और 4 लाख की। तो ये सब पॉइंट्स किसके अंदर आते हैं, 35(1)(2) के अंदर, 35(2)(a) के अंदर और 35(1)(2)(a) के अंदर आते हैं। तो ये क्या होगा, ये सारा नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, नॉट अलाउड अंडर टैक्स रिजीम, अंडर दिस टैक्स रिजीम ये सब नॉट अलाउड हो जाएगा, सबकी वैल्यू नील आ जाएगी। ये तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया, बस उसका प्रेजेंटेशन यहाँ देख रहे हैं हम। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ 3 लाख का 35(1)(1) के अंदर, तो और कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ 750 का, लेकिन 5 लाख का उसमें लैंड था। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 250 का हमें डिडक्शन मिलेगा, किसके अंदर, 35(1)(4) रीड विथ 2(1)(a), मतलब 2(1)(a) में दे रखा है, मतलब अलाउड। अब 30 ये लिख दीजिए, बस उतना काफ़ी है। अलाउड अंडर टैक्स रिजीम, तो अलाउ हो जाएगा, तो इतना हमें इस 115BAC अगर अडॉप्ट करते हैं तो डिडक्शन मिलता है। अगर 115BAC अडॉप्ट नहीं करते तो क्या होगा, तो उस केस में वही इस फॉर्मेट सेम रहेगा, ऊपर 115BAC शिफ्टिंग आउट आ जाएगा और साथ ये पर्टिकुलर सेम लिखा रहेगा, अमाउंट सेम रहेगा, सेक्शन सेम रहेगा। बस यहाँ हमें डिडक्शन परसेंटेज लिखना है, तो सब में 100% का डिडक्शन आ जाएगा और यहाँ अमाउंट आके टोटल हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। यही हमें समझना था कि इसमें डिडक्शन किस किस पे मिलेगा, किस किस तरीके से मिलेगा, और मतलब कौन कौन सी साइंटिफिक रिसर्च पे किस किस सेक्शन के अंदर डिडक्शन मिलता है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वाले कुछ एक्सपेंसेस के बारे में, कुछ डिडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो आगे क्या आता है, सेक्शन 35D प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कि जब बिजनेस स्टार्ट होने से पहले हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस किए जाते हैं, इनकॉर्पोरेट करने के लिए, जैसे उसका ROC में रजिस्ट्रेशन कराना, उसके लिए एसेट्स उस समय के लिए लाना, एम्प्लॉयज़ को हायर करना, ऐसे बहुत सारे, कॉपीराइट के केस है तो कॉपीराइट उसका तैयार करवाना, पेटेंट तैयार करवाना, तो वो सब केसेस में जो भी एक्सपेंस होते हैं ना, वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को कहा जाता है। तब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कुछ दे रखा है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ फीसिबल स्टडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केटिंग सर्वे करते हैं जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो ड्राफ्टिंग या प्रिंटिंग करवाते हैं MOA की, इंजीनियरिंग सर्विस लेते हैं, लीगल कोई चार्जेस पे करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, शेयर और डिवेंचर को जो एक्सपेंडिचर होता है इशू करने के लिए, वो सब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इज अलाउड टू रेसिडेंट SSC, जो रेसिडेंट SSC है ना, उन्हीं को अलाउड होगा, हु इनकर्ड सच एक्सपेंसेस बिफोर कमिसमेंट ऑफ बिजनेस और आफ्टर कमिसमेंट ऑफ एक्सटेंशन और फॉर सेटिंग अप अ न्यू यूनिट। यानी कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या कोई नई यूनिट सेटअप करने के लिए अगर हम कोई खर्चा करते हैं तो वो सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के अंदर आ जाता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने या यूनिट सेटअप करने से पहले का खर्चा, ये नहीं कि बाद का खर्चा आप इसके अंदर लाए, पहले का। तो इसकी क्या लिमिट है, किस हिसाब से डिडक्शन मिलेगा, तो लिमिट क्या है कि इंडियन कंपनी है कोई, और या कोई अदर रेजिडेंशियल पर्पस है, तो पर्सन है, तो क्या होगा, क्योंकि इंडियन कंपनी है, वो अपनी नई ब्रांच, मतलब एक नई सब्सिडरी तैयार कर रही है कोई, या अपना यूनिट तैयार कर रही है, तो उसको भी तो डिडक्शन चाहिए होगा कुछ ना कुछ। तो अदर या कोई पर्सन है, वो अपनी बिल्डिंग, अपनी नया यूनिट स्टार्ट कर रहा है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उस केस में हो। पहले इंडियन कंपनी का देखते हैं, एलिजिबल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और COP COP होता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी है उसका 5% विच एवर इज लोअर ही हमें अलाउड होगा। और COP कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विद कैपिटल एम्प्लॉयड, और इधर भी सेम एलिजिबल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और COP का 5% जो होगा विच एवर इज जो लोअर को जौन सा कम होगा वही अलाउड होगा, इट इज़
5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। वो भी ये नहीं कि आप एक बार में आपका हो काउंट किया आपने आ गया, अब आप एक बार में सब P&L में डाल दो, ऐसा नहीं है। आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसे डिवाइड करना पड़ेगा। हर साल 5 साल तक उसको दिखाना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस में डिवाइड करके 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो उसके बाद आगे आता है हमारा कॉस्ट। सीओपी होता क्या है एक्चुअली में? सीओपी होता है कि अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ न्यू प्रोजेक्ट और एक्सटेंशन और सेटअप यूनिट एज पर द बुक्स ऑफ द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी कि जो हमने यूनिट को या बिजनेस को सेटअप करने के लिए कोई भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज की प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, या उसके लिए कोई एसेट्स खरीदी या कोई एक्वायर की, जैसे मान लो कि मतलब कि फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट किया, जो भी हम बिजनेस या कोई एक्सटेंशन कर रहे हैं, कोई बिजनेस यूनिट सेटअप कर रहे हैं, तो उस सारे केस में जो भी फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होगी, वो सब हमारी सीओपी मानी जाएगी। अब सी क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस एक्सपेंडिचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट और एक्सटेंशन और न्यू यूनिट नॉट इंक्लूड इन द रिजर्व एंड सरप्लस। यानी कि नए बिजनेस यूनिट वगैरह के लिए अगर कोई भी सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, रिजर्व एंड सरप्लस के अलावा, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेंगे उसमें, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो सीई कहलाती है। ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर द ईयर इन विच द एक्सपेंस इनकर्ड अदर देन कंपनी और कॉर्पोरेट सोसाइटी। अगर कोई कंपनी या कॉर्पोरेट सोसाइटी है तो उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बाकी रेजिडेंशियल पर्सन है, क्योंकि कंपनी और कॉर्पोरेट सोसाइटी की तो वैसे भी ऑडिट होते ही रहते हैं, लेकिन जो पर्सन है एज रेजिडेंट है ना, इंडिविजुअल रेजिडेंट, उसको भी अलाउड है, उसको भी अपना ऑडिट कराना पड़ेगा जब वो एक्सपेंस को इंक्लूड करेगा या जिस साल भी एक्सपेंस हुआ है। सेक्शन, उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 35 DD ए, एक्सपेंस ऑन VRS कंपनसेशन। VRS क्या होता है? वॉलेंट्री रिटायरमेंट एक्सपेंस होता है एक तरीके का। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी है ना, अपने मेंबर्स को, जब उनके मेंबर्स ओल्ड हो जाते हैं ना, तो उनको ऑफर देती है कि आप क्या करो, अब रिटायरमेंट ले लो, लेकिन उनके पास मतलब अभी उनके पास 5 से 6 साल का टाइम बचा है रिटायरमेंट का, तो कंपनी कहती है आप अब रिटायरमेंट ले लो, उसके लिए हम आपको एक लमसम अमाउंट या कुछ इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे कर देंगे। तो उस केस में वो कंपनी एक VRS रिजर्व बनाती है, उसमें वो कंपनसेशन को डालती है। वो उसको एक्सपेंस दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते। तो लॉ कहता है कि दिस डिडक्शन इज अलाउड टू ऑल SSC, यानी कि VRS पे जो भी VRS कंपनसेशन पे जो भी एक्सपेंस होगा वो हर SSC को अलाउड है। दिस डिडक्शन इज अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप इस डिडक्शन को ले सकते हैं। मतलब अगर आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं तो उसका टोटल करके 5 से डिवाइड करके आप एक्सपेंस दिखा सकते हैं, और इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं तो उस हिसाब से, मतलब लमसम कर रहे हैं तो वो भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप दिखा सकते हैं। नोट फॉर 35D और 35DDA। तो इसमें क्या होता है? इफ देयर इज एमलगमेशन डीमर्जर देन रिमेनिंग डिडक्शन शैल अलाउड टू एमलगमेटेड कंपनी एंड रिजल्टिंग कंपनी। यानी कि अगर कोई एमलगमेशन होता है या कोई डिडक्शन हो जाता है और हमने आधा उसका पहले से ही ले रखा है 35D का, जिसमें हमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को 5 ईयर्स में डिवाइड करना था, और इसका VRS से कंपनसेशन का वो भी 5 साल में डिवाइड करना था। तो उस केस में अगर जितना हमने ले लिया है ना उसको छोड़ दो, और जितना बचा है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जितना ही बचा है वो हमारी एमलगमेटिंग या रिजल्टिंग जो भी नई कंपनी तैयार होगी उसको मिल जाएगा। यानी कि वो उस पर डिडक्शन फिर आगे का ले सकती है। फिर आता है हमारा स्पेसिफिक बिजनेस। स्पेसिफिक बिजनेस के क्या होता है कि कुछ गवर्नमेंट कुछ बिजनेसेस को वो अलाउ करती है कि अगर आप ये बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको हम कुछ ना कुछ डिडक्शन दे देंगे, 100% डिडक्शन दे देंगे, कुछ और रेट से डिडक्शन दे देंगे। उसके हिसाब से आपको आपके जो भी एक्सपेंस होंगे ना, आपको एक्सपेंस फ्री कर देंगे, आपको फ़ायदा दे देंगे। तो उस केस में क्या होता है कि सब वो सेक्शन 35AD के अंदर आता है। तो स्पेसिफिक बिजनेस क्या होता है? अंडर दिस सेक्शन डिडक्शन 100% अलाउड द कैपिटल एक्सपेंस एंड दिस डिडक्शन इज ऑप्शनल फॉर SSC। तो यानी कि ये डिडक्शन जो है वो ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहें तो इसको ले लें, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें उससे निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से बिजनेस आते हैं? तो इसमें आपको बिजनेस और टाइम दोनों याद करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये
बहुत इंपॉर्टेंट है अगर पेपर में इसमें, क्योंकि डेट के वाइज बिजनेस आप याद रख लोगे, कभी कभार होता है डेट के वाइज कंफ्यूज कर देता है, तो आपको डेट भी याद रखने की कोशिश करनी है और कोशिश करना है कि याद हो ही जाए। तो नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपको डेट इसकी याद हो जाए। ये स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले सेटिंग अप ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी 1/4/2009। अगर 1/4/2009 के बाद कोई भी कोल्ड चेन फैसिलिटी स्टार्ट किया। कोल्ड चेन क्या होती है कि कभी कभार होता है जो मार्केट हमारे फार्मर्स के पास या गोडाउन्स जो होते हैं उन वहाँ पे तो कोल्ड कोल्ड हाउस होता है। अब वहाँ से प्रोडक्ट्स को लेके जाना है, लेकिन जो रास्ते में कितना टाइम लगेगा नहीं पता, तो उस केस में क्या होता है प्रोडक्ट्स ख़राब हो सकते हैं। तो उस केस में हम व्हीकल्स ऐसी बनाई जाती है जिसके अंदर एक कोल्ड, जैसे कोल्ड हाउस होता है ना, कोल्ड हाउस, उसी की जैसे वो भी होता है, उसके अंदर पूरी ठंडक होती है ताकि अब वो प्रोडक्ट्स को ख़राब ना होने दे। तो वैसे ही अगर कोई आप कोल्ड चेन फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हो, आप लोगों के सामान को इधर से उधर ख़राब करने से बचाते हो, और मतलब कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करते हो, और अपने कोल्ड चेन की व्हीकल्स है आपके पास, तो आप उस केस में डिडक्शन ले सकते हो। सेटिंग अप ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब कि आप वेयर हाउसेस बनाते हो ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं फार्मर वगैरह के, वो वहाँ पे अपना बचाव कर सके। मतलब अपने, कभी क्या होता है कि कभी कभार फार्मर्स के पास इतना हो जाता है कि वो अपने घर में रखने नहीं पाते, जिसकी वजह से उनको फेंकना पड़ता है या किसी कारण से वो ख़राब हो जाता है सारा। तो अगर आप वेयर हाउस बनाते हो तो वहाँ पे भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेइंग एंड ऑपरेशन क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम ऑयल और गैस, यानी कि गैस पूरे इंडिया में अगर आप कोई पाइपलाइन बनाते हो पेट्रोलियम ऑयल नेचुरल गैस वगैरह की, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाते हो या इंस्टॉल करते हो, तो उस केस में भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसमें कुछ टाइम से मैंने पढ़ा नहीं, ऊपर वाले में दोनों में सेम टाइम है। वेयर हाउसिंग से या कोल्ड चेन से रिलेटेड है तो 1/4/2009। फिर उसके बाद नीचे आ जाता है ऑयल गैस। अगर नेचुरल गैस है तो नेचुरल गैस के केस में आपका 2007 आ जाता है, लेकिन जो पेट्रोलियम है ना उस केस में आपको 2009 का टाइम आ जाता है। आपका मैक्सिमम 1/4 ही है, 1/4 से ही सारे एप्लीकेबल होते हैं, तो आपको बस ईयर याद रखना है। उसके बाद बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग 2 होटल्स 2 स्टार और अबव, यानी कि कोई भी आपके पास होटल्स आप ओपन करते हो या कोई और होटल चलाते हो, तो उस केस में भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन वो 2 स्टार से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि फालतू का सा होटल बना लिया और पूरा डिडक्शन ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 2 स्टार कम से कम उसमें फैसिलिटी तो होनी चाहिए ताकि आप डिडक्शन उसको सही यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और ये अप्लाई होगा 2010 के बाद वाले होटल्स पे जो बनेंगे या तैयार होंगे उन पे। बिल्डिंग है ऑपरेटिंग हॉस्पिटल जिस पे कम से कम 100 पेशेंट्स की बेड हो, यानी कि ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल बना के रख दिया उसमें दो भी नहीं आ सकते। कम से कम अगर आप उसमें 100 पेशेंट्स के बेड्स की अरेंजमेंट्स हो सकती है अच्छे से उनकी सारी फैसिलिटीज़ के साथ, तो फिर आपको भी डिडक्शन मिल जाएगा। कब हुआ था ये? 2010 में। उसके बाद बिल्डिंग एंड डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर लमसम डेवलपमेंट स्कीम। लमसम डेवलपमेंट स्कीम यानी कि एक स्कीम के अंडर आप कोई हाउस तैयार करते हो फ़ायदे के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए आप एक हाउसिंग पूरा प्रोजेक्ट लेते हो। गवर्नमेंट क्या करती है कि एक लैंड लेती है, वहाँ पे घर बनाती है और जो भी ज़रूरतमंद है उनको बेनिफिट देती है। तो वो हाउसिंग जो है वो किसी खुद तो बनाएगी नहीं, किसी ना किसी बिल्डर को देगी। तो जो बिल्डर उसमें करता है या कुछ एक्सपेंस करता है, खुद से अपने कोई एक्सपेंस करता है, तो उस केस में उसको भी डिडक्शन मिल जाता है। उसके बाद डेवलपिंग एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, यानी कि अलग अलग स्कीम्स है। ये स्लम डेवलपमेंट स्कीम है, यानी कि बहुत सारे हाउस एक साथ बनाने पे। अफोर्डेबल यानी कि अफोर्डेबल के लिए, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो
हाउस को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उस केस में उनके अफोर्डेबल हाउस बनाने के लिए प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र इन इंडिया में फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि इंडिया में फर्टिलाइज़र की बहुत कमी थी उस टाइम पे, लेकिन अब तो ठीक हो गया, लेकिन उस टाइम पे बहुत कमी थी, इसलिए उस समय कहा गया था। तो इनकी टाइम पीरियड क्या है, स्लम डेवलपमेंट का 2-10, 2-11 और 2-11 अफोर्डेबल और फर्टिलाइज़र दोनों का 2-11 रहेगा, 2011 रहेगा। उसके बाद और पॉइंट्स है हमारे, क्या था कि अभी तो हम 2011 पे पहुँचे, 30 है अभी तो। सेटिंग अप ऑपरेटिंग इन लैंड कंटेनर डिपोट और कंटेनर फ्रेट स्टेशंस, यानी कि क्या होगा, आपने देखा होगा रेलवे से आते जाते या शिप पे अगर कोई गया होगा उसने देखा होगा बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं ना, वो लोगों के प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में ले जाने के लिए हेल्प करती है। तो अगर आप वैसा कोई काम करते हो, उस कंटेनर्स के हेल्प करके लोगों के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने का या इंपोर्ट करने का हेल्प करते हो, तो उसमें भी आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। और ये कब से अप्लाई होगा, 2012 के बाद वालों पे। बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बी हनी एंड वैक्स, यानी कि शहद वहद बनाने का या बीज को पालने का काम करते हो तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। सेटिंग अप ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ शुगर्स, यानी कि शुगर्स के वेयर हाउसिंग की बनाने की और उसको संभाल के रखने की, क्योंकि शुगर्स तो अगर हल्का सा भी गीला हुआ तो पूरा मेल्ट हो जाएगा, तो उस केस में भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेइंग, अब इसके बाद ये तो 2012 के थे यहाँ तक, अब 2014 के आते हैं। 2014 में क्या क्या हुआ था, लेइंग एंड ऑपरेटिंग सैलरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और। क्या होता है कि एक पाइपलाइन होती है, क्योंकि आयरन ये नहीं कि ऐसे बड़े बड़े जैसे होते हैं वैसे ही बन के आते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो जो लिक्विड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक पाइप बनती है, पाइपलाइन पूरी बिछती है। तो अगर आप वो पाइपलाइन बिछाते हो आयरन ऑर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, लोहे की मेल्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उस केस में भी आपको रिडक्शन मिल जाएगा। सेटिंग अप ऑपरेटिंग सेमीकंडक्टर वाटर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वेफर फैब्रिकेशंस, यानी कि वाटर फैब्रिकेशंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये क्या होता है कि सेमीकंडक्टर, तो ये जो सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, तो इसमें क्या होता है, जो फैब्रिक वगैरह के प्रोडक्ट्स होते हैं उनका तैयार करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। तो मतलब उसमें कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं या कोई फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं तो उसमें भी आपको मिल जाता है। और फिर उसके बाद 2017 का एक ही है, डेवलपिंग और मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग, और डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग में भी 2 बार लिख दिया मैंने, नहीं सही है, डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग, और डेवलपिंग मेंटेनिंग और ऑपरेटिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो होती हैं उनको तैयार करने में, यानी कि रोड्स बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, बड़ी बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में अगर आप काम करते हो, या कोई और मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है उसको ठीक करने में काम करते हो, तो उस केस में भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद हमारे इतने ही पॉइंट्स थे अभी तक और कोई भी नए पॉइंट्स नहीं आए हैं, या जो भी आए हैं वो कुछ हट गए हैं, कुछ ऐड हुए थे, तो अब नहीं है, और हमारे सिलेबस के लिए भी इतना ही काफ़ी है। बाकी जो नए अमेंडमेंट वगैरह आएंगे उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नोट्स एंड कंडीशंस, अबव बिजनेस शुड बी न्यू, इट शुड नॉट बी स्प्लिट अप रिकन्स्ट्रक्शन और एग्जिस्टिंग बिजनेस। कंडीशन आती है अब यहाँ कुछ, तो पहली कंडीशन आती है कि जो आप भी बिज़नेस बनाएंगे ना, वो हमेशा बिज़नेस नया होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई पुराना बिज़नेस था, अब उसको आप रिकन्स्ट्रक्ट कर लिए, अब कह रहे हो कि मैं इसको चालू कर रहा हूँ दोबारा से, तो ऐसा नहीं है। आपका न्यू बिजनेसेस होने चाहिए, तभी आपको ये डिडक्शन मिलेगा। प्लांट एंड मशीन रिक्वायर्ड शुड बी न्यू एक्सेप्ट, आपकी प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन दे, क्योंकि कई बार होता है कुछ पार्ट्स होते हैं जो पुराने रखने पड़ते हैं। तो 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीन शुड बी सेकेंड हैंड, यानी कि आपके पास जितनी प्लांट एंड मशीनरी है ना, उसका आप 20% सेकेंड हैंड रख सकते हो तो चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। एंड इम्पोर्टेड सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी रिटेस्ट न्यू ओनली फॉर दिस सेक्शन। तो जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी हम बाहर, अगर हम कोई पुरानी प्लांट एंड मशीनरी आउटसाइड इंडिया से मंगाते हैं तो उसे इंडिया में एक न्यू प्लांट एंड मशीनरी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, लेकिन सिर्फ इस सेक्शन में,
क्योंकि एक जगह हमने पढ़ा था जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी होती है उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन जो इंपोर्ट करते हैं अगर वो भी अगर पुरानी होगी तो उस पर नहीं मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस सेक्शन के लिए माना जाएगा, ये नहीं कि आप एडिशनल डेप्रिसिएशन जा रहे हो, हम तो पुरानी बाहर से मंगाए थे, वो नई पुरानी थी लेकिन हम तो उसको नया एज्यूम करके उस पर डिडक्शन लगा देंगे। तो ये ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ इस सेक्शन के लिए, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए ही आपको वो अलाउड होगा। अंडर दिस सेक्शन 100% डिडक्शन इट्स अलाउड टू ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट, लेकिन सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे होगा, लेकिन किस पे नहीं होगा? लैंड आपने कोई परचेज की, गुडविल या कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट परचेज किया या उसमें इन्वेस्ट किया, तो आपको वहाँ पे कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। डिडक्शन इज अलाउड ओनली इफ मोर देन 10,000 सिंगल पेमेंट विद सिंगल पर्सन पे। वही है कि जो मैंने डिडक्शन वाला केस नहीं पढ़ा था कि पेमेंट वाला जो है वो कैश में नहीं होनी चाहिए 10,000 से ज़्यादा एक दिन में एक पर्सन को, आप अकाउंट पे ही चेक से करो, डिमांड ड्राफ्ट से करो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से करो तो अलाउड होगा। लेकिन अगर आप एक ही बंदे को 10,000 से ज़्यादा एक ही दिन में दे रहे हो तो वो डिडक्शन आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड इफ डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35 AD। अगर आप 35 AD का डिडक्शन लेते हो तो आपको यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। 35 AD क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वाला, उस केस में आपको कुछ डिडक्शन मिलता है। तो अगर आप वो लेते हो तो 35 AD मैं दिखा देता हूँ आपको। 35 AD तो 35 AD में भी आगे है तो उसको हम देखेंगे। तो उसका क्या करते हैं आगे, अभी हम इसको समझ लेते हैं। हाँ, तो क्या है ये मेरे थोड़ा पढ़ने में गलती होगी, ये डिडक्शन नहीं डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा किसी भी एसेट्स पे अगर आप 35 AD के अंदर डिडक्शन लेते हो, क्योंकि 35 AD तो यही सेक्शन है ना स्पेसिफाइड बिजनेस का। और लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस एंड रिमेनिंग लॉसेस विल बी कैरिड फॉरवर्ड अनलिमिटेड पीरियड। यानी कि आपको यहाँ कोई एक्सपेंस आपने यहाँ पे एक्सपेंस लिया, अब आपका यहाँ पूरा सेट ऑफ ही नहीं हुआ, आपकी इस साल इनकम ही 2 लाख हुई और आपका इस साल एक्सपेंस कितना डिडक्ट होना था 5 लाख का, तो जो 3 लाख है ना अब वो आगे अनलिमिटेड पीरियड तक, यानी कि नेक्स्ट ईयर क्या पता लॉस ही हो जाए, फिर उससे नेक्स्ट ईयर भी लॉस हो जाए या कम इनकम हो रही हो, तो उस केस में आप अनलिमिटेड पीरियड तक उसका सेट ऑफ कर सकते हैं। कैरिड फॉरवर्ड सेट ऑफ के बारे में हम पूरा एक चैप्टर है उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, आप इतना समझिए हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इफ़ एनी एसेट्स इज सोल्ड ऑन विच डिडक्शन इज 35 AD, अगर 35 AD उस पर अलाउड पे डिडक्शन ले रखा है आपने और आपने वो एसेट सोल्ड कर दी, तो देन सेलिंग प्राइस ऑफ सच एसेट शैल बी टैक्सेबल अंडर PGBP। तो उसकी जो भी सेलिंग प्राइस रहेगी वो PGBP के अंदर अलाउड हो जाएगी। Petroleum and natural gas pipeline business and new infrastructure business should be owned by Indian company और group of Indian company should be approved by specified authority। यानी कि आप कोई भी पेट्रोलियम या नेचुरल गैस के लिए पाइपलाइन डालना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंडियन कंपनी होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप बाहर से आके यहाँ पे पाइपलाइन डाल रहे हो अपनी, तो हम इंडियन कंपनी होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या है कि इंडियन कंपनी के लोगों को, इंडियन के लोगों को काम मिलेगा, इंडिया की ग्रोथ होगी। इसके लिए हमने ऐसा प्रोविज़न बनाया कि या तो आप इंडियन कंपनी हो या तो इंडियन कंपनीज का ग्रुप हो तो आपको ये डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। इन केस ऑफ होटल इफ अ SSC ट्रांसफर ऑपरेशन टू अनदर पर्सन देन SSC शैल बी डीम टू कैरिंग ऑन द स्पेसिफाइड बिजनेस। यानी कि एक पहली बात तो ये सारे बिजनेस आपको खुद चलाने पड़ेंगे, अगर आप ये बिजनेस खुद नहीं यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन जो होटल का केस है उस केस में तो एक एक्सपर्ट चाहिए होगा, तो वो एक्सपर्ट जो होगा ना अगर वो आपके होटल को चला रहा है तो उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगा, उसके लिए आपको कोई भी मनाही नहीं होगी। फिर उसके बाद न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मतलब क्या होता है? न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होता है जैसे टोल रोड, ब्रिज, रेल सिस्टम्स जो होते हैं बनाने के लिए, वो कोई हाईवे प्रोजेक्ट है, सब वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, इरिगेशन प्रोजेक्ट, सैनिटेशन, स्वेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अ पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे, इनलैंड पोर्ट एंड हैविगेशन चैनल ऑफ द सी, ऐसे जो भी है ये सब जो है ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। और ये सब अगर न्यू बिजनेस होते हैं, आप नए बिजनेस इन सब में स्टार्ट करते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फिर उसके बाद डिडक्शन
अंडर सेक्शन 35AD इज नॉट अलाउड इफ SSC ऑप्टेड 115 BSc 115 BSc लेते तो आपको इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो उसके बाद लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस इन रेपुटेशन ऑफ वेदर द लेटर इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD और नॉट। यानी कि आप सिर्फ उसी इनकम से, अगर हम आपको 35AD में कोई लॉस हो रहा है तो आप सिर्फ कौन सी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, जो स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम होगी ना, सिर्फ आप उसी से सेट ऑफ कर सकते हो और किसी से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, या ये ज़रूरी नहीं है कि वो 35AD के अंदर आता है कि नहीं आता। मतलब आपने कोई होटल अभी खोला है 35AD के अंदर, वो आप कंपलसरी आ रहा है, मतलब 2021 में खोला है और आपने एक होटल खोला था 2006 में, तो अब उस केस में क्या है, आपको 2021 वाले में लॉस आ रहा है और 2006 वाले में प्रॉफिट आ रहा है। तो अब 2006 वाले को 2021 वाले से का जो भी लॉस है वो 2006 वाले के प्रॉफिट में एडजस्ट कर सकते हो, उसमें आपको कोई मनाही नहीं है। बस उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा इतना है, लेकिन आप सेट ऑफ कर सकते हो। If any assets acquired for specified business should not be transferred to the specified business within 8 years for the acquisition। अब क्या होगा, लोग करेंगे स्पेसिफाइड बिजनेस पे के नाम पर एसेट्स लेंगे और उसको जाके फिर बाद में सेल कर देंगे डिडक्शन मिलने के बाद, या ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने किसी और बिजनेस में। तो उस केस में लॉ कहता है कि आपको कम से कम 8 साल तक वो एसेट्स, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स हो, उसे उसी बिजनेस में रखनी, वहाँ उसे ट्रांसफ़र नहीं करनी, वरना आपका डिडक्शन क्या है, अगर फॉलोइंग शेल बी टैक्सेबल इन द हेड ऑफ, अगर आप ट्रांसफ़र कर देते तो आपका जो भी सेल होगा वो PGBP के अंदर डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। PGBP के अंदर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? सबसे पहले अमाउंट ऑफ डिडक्शन, यानी कि अमाउंट कितना मिला था डिडक्शन का, 100% मिला था ना, तो कितना था ये समझ लो आप। एक्चुअल कॉस्ट कितनी, क्योंकि 100% का डिडक्शन मिलता है तो उतना ही सेम ही अमाउंट होगा। पहले था कि वो ज़्यादा डिडक्शन मिलता था तो उस केस में क्या था कि अलग अलग अमाउंट आते थे, तो लेकिन यहाँ तो एक्चुअल कॉस्ट ही सेम ही हो जाएगी, तो उस केस में हमें ये वही लिख देंगे। लेकिन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम्ड ही, क्योंकि ये ही फॉर्मूला बना रखा है लॉ ने, तो हमें वही फॉलो करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन अलाउड इफ सेक्शन 35AD नॉट देयर। अगर हम 35AD नहीं लेते तब हम क्या डेप्रिसिएशन लगाते, तो उस हिसाब से जो भी डेप्रिसिएशन के बारे में हमने पढ़ रखा है तो उस हिसाब से ही कैलकुलेशन करनी है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी PGBP के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस फॉलोइंग शैल बी एडेड टू ब्लॉक ऑफ एसेट्स या एक्चुअल कॉस्ट। यानी कि क्या, अब जो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में हमने एसेट्स को ट्रांसफ़र किया है तो उसका क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्चुअल एसेट्स है उसमें से जो भी डेप्रिसिएशन हमने लास्ट में अलाउड करा, पिछले वाले में PGBP निकालते समय अलाउड करा था, सेम डेप्रिसिएशन को यहाँ से लेस कर दो, क्योंकि उतना डेप्रिसिएशन उसको अलाउड हो गया तो उतना दोबारा से अलाउड नहीं होगा। तो जो वैल्यू आएगी ना वही हमारी एक्चुअल कॉस्ट होगी, जो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में इंक्लूड करना पड़ेगा। इफ एसेट्स ट्रांसफर टू नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस आफ्टर 8 years और एसेट्स एक्वायर्ड अंडर गिफ्ट, एमलगमेशन, डीमर्जर एंड previous owner already takes deduction under section 35AD, then the non-specified business actually cost of एसेट्स इज नील। मतलब ये कहता है कि आपने एसेट्स को क्या करा कि 8 साल के बाद, अभी तक हमने क्या पढ़ा, 8 साल से पहले अगर सेल करा तो क्या करेंगे, आप देखते हैं कि 8 साल के बाद सेल करा तो क्या होगा, या ट्रांसफ़र करा तो क्या होगा। तो उस केस में क्या होगा कि आप पहली बात तो 8 साल तक यूज़ कर लिया, टाइम लॉक इन पीरियड ख़त्म हो गया, और उसके लिए हमें कोई भी अब डिडक्शन जो हमें मिला था वो रिफ़ंड होगा नहीं, यानी रीयूज़ मतलब कि एंटर्न नहीं होगा, मतलब कि जो डिडक्शन मिल गया ख़त्म उसकी, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या रही, नील। यानी कि जब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं क्लोजिंग वैल्यू तो ओपनिंग लिखते हैं, उस पर डिडक्शन कितना अलाउड हुआ 100%, यानी कि क्लोजिंग वैल्यू क्या आ गई, नील। तो जब किसी की नील वैल्यू आ गई और उस एसेट्स को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो उस केस में जो सामने वाला बंदा है ना उसकी वो भी उस एसेट्स की वैल्यू नील ही रखेगा, उसकी वैल्यू बढ़ा नहीं सकता। ये नहीं कि मार्केट में इतनी वैल्यू तो मैं ये लिखूंगा, ऐसा नहीं। अगर उस किसी भी एसेट्स पे डिडक्शन मिल चुका है 35AD के अंदर तो उसको वहाँ पे वैल्यू नील ही रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद इसी के साथ हमारा 35AD पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके आगे हम
कंटिन्यू कर, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं सेक्शन 36(1) क्या कहते हैं, सर्टेन डिडक्शन, यानी कुछ चीज़ों पे नॉर्मल जो एक्सपेंसेस है हमारे या कुछ एसेट्स है उन पे क्या कैसे डिडक्शन मिलेगा वो बताता है ये। तो जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम है स्टॉक इन ट्रेड, फॉर स्टॉक इन ट्रेड के लिए, यानी कि जो हमारे पास स्टॉक्स हैं उसके लिए हमने जो हमें स्टॉक सेल परचेज करते हैं उस पर हमने इंश्योरेंस ले रखा है तो वो अलाउड हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है एम्प्लॉयज़ के तो वो भी अलाउड हो जाएगा, लेकिन इफ़ प्रीमियम मोर देन एनी मोड अदर देन, अगर कैश में पे कराए 10,000 से ज़्यादा तो वो अलाउड नहीं होगा, वरना आपको अलाउड हो जाएगा। एनिमल्स यूज्ड इन बिजनेस अदर देन स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि जो स्टॉक इन ट्रेड है उसके अलावा अगर कोई बिजनेस में यूज हो रहा है तो डिडक्शन इज अलाउड इन द ईयर इन विच एनिमल डाइड और बिकम परमानेंट यूजलेस, यानी कि वो एसेट्स वो एनिमल का डिडक्शन तभी मिलेगा जब वो परमानेंट यूजलेस हो जाएगा या फिर डेथ हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कुछ बता रखा है। अमाउंट डिडक्शन क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ एनिमल जो थी और आखिरी में उसको सेल करने पे, या क्योंकि डेथ होने के बाद उसके भी तो कहीं ना कहीं अब कोई जला देता होगा उसकी स्क्रैप वैल्यू ज़ीरो रहेगी, लेकिन कुछ लोग होते हैं उसको बेच देते हैं तो उस बेचने पे भी उसकी जो वैल्यू रहेगी उसको लेस कर दिया जाएगा। तो उसके बाद हमारा बैड डेप्ट आता है। बैड डेप्ट पे क्या है, कैसे डिडक्शन मिलेगा, तो सेक्शन 36(1)(7) के अंदर आता है। अगर एक्चुअल बैड डेप्ट है, आपको बैड डेप्ट हो चुका है और आपने उसको रिलेटेड टू सेल्स है और रिलेटेड टू लोन, दो तरीके का है। अगर आपको सेल से कोई भी बैड डेप्ट हुआ है तो उस केस में क्या होगा, अगर रिलेटेड टू सेल है, सेल से रिलेटेड है तो पूरा अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लोन से, आपने कोई लोन ले रखा था और उस केस में आपको कोई बैड डेप्ट हुआ, उसने रिपेमेंट नहीं करी, तो एग्जम्पशन ऑफ लैंडिंग बिजनेस तो आपको अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई लैंडिंग बिजनेस यानी कि कोई ऐसा बिजनेस जो लोन देने का काम ही करता है तो उस केस में अलाउड हो जाएगा। लेकिन आपने कोई प्रोविजन बना रखा है तो प्रोविजन का नहीं है, आपको एक्चुअल बैड डेप्ट होना चाहिए। प्रोविजन का क्या पता वो पैसा दे ही दे दो, अलाउड होने का क्या फ़ायदा, तो नॉट अलाउड रहेगा। उसके बाद बैड डेप्ट रिकवर। अब क्या होता है, कभी कभार बैड डेप्ट कुछ टाइम में रिकवर हो जाता है, तो अब रिकवर अगर होता है तो क्या होगा, तो अगर सेक्शन 41(4) के अंदर बैड डेप्ट रिकवर की बात की गई है, इफ रिडक्शन ऑफ बैड डेप्ट हैज़ ऑलरेडी अलाउड देन रिकवरी बैड डेप्ट, अगर रिडक्शन हमें मिल चुका है तो जो बैड डेप्ट रिकवर हुआ तब क्या होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा इन विच रिकवर्ड इफ द एसएससी और नॉट डूइंग ए बिजनेस, यानी कि जिस साल भी आपको वो बैड डेप्ट रिकवर हुआ उस साल आपको टैक्स उस पर पे करना पड़ेगा, भले ही आप बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे। रिकवरी इज टैक्सेबल ओनली इफ एसएससी हु क्लेम द बैड डेप्ट वाज रिकवर्ड इन द सेम, मतलब बैड डेप्ट की टैक्स उसी को पे करना पड़ेगा जिसने वो बैड डेप्ट का अलाउंस लिया था, यानी जिसको उसका डिडक्शन अलाउड हुआ था वही अपने बैड डेप्ट का ले सकता है। मतलब कि अगर कोई और वो बैड डेप्ट रिकवर करता है, यानी कि जिसको अलाउड हुआ तो उसके पास पैसे ही नहीं आते बैड डेप्ट रिकवरी के, तो उसको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बैड डेप्ट एग्जांपल है, जैसे बैड डेप्ट है 5 लाख का और उस पर बैड डेप्ट अलाउड है 3 लाख और डिसअलाउड है 2 लाख। ये पहले हमें हमारे साथ हो सका है, हमें कि 3 लाख का अलाउड हुआ था और 2 लाख का अलाउड नहीं हुआ था। अब उसके बाद क्या हुआ कि 23-24 में 350 का हमें रिकवर हो गया। अब इसमें टैक्सेबल अमाउंट क्या रहेगा, तो टैक्सेबल अमाउंट रहेगा 350 माइनस 2 लाख, क्योंकि 2 लाख तो हमारा डिसअलाउड था ना, तो उसके लेस कर देंगे और उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो हमारा हो जाएगा, क्योंकि 3 लाख का तो हमने वैसे ही अलाउड कर लिया और 2 लाख हमारा बचा था। तो हम ये समझेंगे कि 2 लाख हमें पहले मिलना था, वो मिल गया, 2 लाख आना था, तो उसके बाद जो भी बचेगा वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। बोनस या कमीशन, अगर कोई बोनस या कमीशन पे करते हैं एम्प्लॉई को तो वो भी अलाउड हो जाएगा। एज पर सेक्शन 43B इट इज़ अलाउड ओनली इफ इट इज़ एक्चुअली पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। अगर आप रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक इसको एक्सपेंस को पे कर देते हैं तभी आपको अलाउड होगा, वरना आपको अलाउड नहीं होगा। तो उसके बाद एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉयर किसी चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तब क्या होगा, अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड SPF में या रिकॉग्नाइज SPF RPF रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अप्रूव्ड सुपर
एनुएशन फंड ASF, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड AGF, एंड या कोई भी अदर फंड जो कि लॉ के हिसाब से कोई भी और फंड हो तो उन सब में करता है तो अलाउड होगा। या लेकिन अगर अनरिकॉग्नाइज्ड, अनअप्रूव्ड या अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड या सुपर एनुएशन फंड या कोई और ऐसे अनअप्रूव्ड फंड है उसमें अलाउड किसी भी तरीके का डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। मतलब कि लॉ के द्वारा कोई भी फंड बने हैं वो किसको भी जिसको भी कहेगी उसके केस में अलाउड हो जाएगा, लेकिन किसी भी अनरिकॉग्नाइज्ड के फंड के केस में अलाउड नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारा आता है सेम, इसमें वही केस है कि आपने अगर ड्यू डेट तक उसको की प्रीमियम या जो भी अमाउंट है डिपॉजिट कर रखा है तो आपको अलाउड होगा, वरना नहीं होगा। तो उसके बाद 36(1)(7)(6)(a)(4)(a) क्या कहता है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन स्कीम रेफर्ड अंडर सेक्शन 80CCD। 80CCD एक डिडक्शन है, वो डिडक्शन के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अच्छे से। न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम है ये, अगर उसके अंदर हमने कोई पेमेंट कर रखी है तो उसमें क्या होगा, उसमें एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या लेना है, बेसिक सैलरी और DA इन टर्म्स। सैलरी जब चैप्टर करेंगे वहाँ हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इस अभी आप समझ लीजिए बेसिक सैलरी जो है और DA जो है ना, डेली अलाउंस टर्म्स वाला, उस केस में ही उसका 10% जौन सा लोअर होगा उतने का आपको अलाउंस मिल जाएगा। सेम वही सेक्शन 43 यहाँ पे अपनी टांग अड़ाती है कि आपने अगर रिटर्न फाइलिंग तक पे किया तो आपको अलाउ होगा, नहीं किया तो नहीं होगा, और जब करोगे तब होगा। यानी कि जिस साल आप रिटर्न फाइलिंग पे कर दोगे तो उसके नेक्स्ट ईयर में आपको अलाउड हो जाएगा। एनी सम रिसीवेबल, एनी सम रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉई से कोई सम मिला एम्प्लॉयर को, ऐसा कंट्रीब्यूशन PF में कंट्रीब्यूशन करने के लिए, सुपीरियर एनुएशन ESI ऐसी कोई भी फंड में कंट्रीब्यूशन करने के लिए इज डीम्ड टू बी PGBP। सम इज नॉट डिपॉजिट द रिस्पेक्टिव, अगर वो एम्प्लॉयर उस डिपॉजिट को उसको डिपॉजिट नहीं करता कि उस फंड में जिसके लिए वो जो एम्प्लॉयर से उसको कंट्रीब्यूशन मिला था, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो इनकम है ना वो उसकी PGBP में इंक्लूड हो जाएगी। उसका PF ड्यू टू 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, जिस साल आपको मिलेगा ना उसके नेक्स्ट मंथ में आप 15 तारीख तक उसको जमा करा सकते हैं। बाकी सब में 43 सेक्शन आ रहा था 43B की रिटर्न फाइलिंग तक, लेकिन इस केस में सिर्फ आप 15 तारीख नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख तक अगर आप जमा कराते हैं आपको मिलेगा, वरना फिर आपकी वो इनकम PGBP की इनकम मान ली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन पहले तो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए लिया है या तो पर्सनल लिया है। तो पर्सनल जो लिया है वो यहाँ अलाउड नहीं होगा, अलाउड ही नहीं होगा वो पर्सनल। लेकिन अगर आपने बिजनेस और प्रोफेशन लिया है ना तो वो आपको कैसे अलाउड होगा, पहली बात दो जगह से लिया। अगर आपने किसी भी शेड्यूल बैंक, इनकॉर्पोरेशन बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर किसी भी स्टेट फाइनेंशियल, स्टेट इनकॉर्पोरेटेड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन NBFC से लिया है तो वो अलाउड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आएगी कि 43B की रिटर्न फाइलिंग तक पे करोगे तभी अलाउड होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन आपने कहीं और से अलाउ लिया है, किसी पर्सनल से लोन लिया है, किसी और से लोन लिया है, तो आप कभी भी पे करो आपको वो डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। तो उसके बाद डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड में क्या है कि जीरो कूपन बॉन्ड एक तरीके का बॉन्ड है जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि आखिरी में जाके एक लंप सम अमाउंट मिल जाता है बढ़ के। तो इट इज़ अलाउड डिडक्शन ऑन प्रो राटा बेसिस ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड्स, यानी कि जो भी उसकी आखिरी में वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से जो भी होगा वो डिडक्शन आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री इशूड 1 लाख जीरो कूपन बॉन्ड ऑन 6/11/2023, 80 रुपीज़ ईच के हिसाब से डिस्काउंट में इशू होता है नॉर्मली, और 100 रुपीज़ पर उसकी फेस वैल्यू है, एंड रिडीमेबल आफ्टर 12 मंथ, 12 महीने बाद वो रिडीम होगा। अब इस पर डिस्काउंट कितना अलाउड होगा वो देखता है कंपनी को, डिस्काउंट कितना अलाउड होगा उस पर। तो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले टोटल डिस्काउंट उसको कितना होगा, 20 रुपये 1 लाख शेयर पे उसको उतना डिस्काउंट देना पड़ा था। उसके बाद मंथली डिस्काउंट निकालना पड़ेगा उसे, और अलाउड फॉर द 5 मंथ नवंबर 23 टू मार्च 24, यानी कि अगर उसने पे करा टाइम पीरियड में तभी उसको अलाउड होगा, वरना उसको अलाउड नहीं होगा। उसके बाद 12th
क्योंकि उसने एक 6/11 को इशू करा था, तो नवंबर मंथ से ही होगा, नवंबर और मार्च से, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपको 5 महीने का अलाउड हो जाएगा। और बाकी जो होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा। अभी हम यहाँ 23-24 की बात कर रहे हैं। उसके बाद फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर कोई कंपनी जो है फैमिली प्लानिंग के लिए कोई एक्सपेंडिचर करती है अपनी कंपनी में या किसी और तरीके से भी, तो उस केस में भी उसको डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। अगर कोई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है तो 100% अलाउड है। लेकिन कोई हॉस्पिटल वगैरह बनाती है, डॉक्टर वगैरह अपॉइंट करती है, तो उस केस में 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप उसका डिडक्शन ले सकते हो। तो उसके बाद STT पे किया या कोई भी कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया, तो उस केस में क्या होगा, डिडक्शन अलाउड। SSC एंगेज्ड इन शेयर कस्टडी ट्रेडिंग बिजनेस। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आते हैं तब आप कोई ऐसा पे करते हैं तो आपको डिडक्शन अलाउड हो जाता है। तो इसी के साथ आज हम इतना ही करेंगे। उसके आगे के हम कल की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और क्या किस किस चीज़ पे हमें डिडक्शन मिल सकता है, किस किस तरीके से मिल सकता है, और आगे के कुछ और नए सेक्शंस को पढ़ेंगे, नए डिडक्शंस को पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, आप लोगों के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता या आपको मेरे से कुछ कहना है, कुछ फीडबैक देना है, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स बताऊंगा, आपके कोई भी फीडबैक होगा उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, उनको कहिए कि बहुत अच्छा समझ आ रहा है हमें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।